वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के कंसेप्ट को बताया था, वहाँ पर उनके जो भी कंसेप्ट थे उनको क्लियर किया था। तो अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। और कुछ दोस्तों का ये कहना था कि सर उसका थोड़ा सा और रिपीट कर दीजिए, तो इसलिए हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं ताकि चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से आप लोग उसे समझ सकें। तो देखिए, जो चीज़ें हमने कल समझाया तो उसी को हम आज बता दे रहे हैं। जैसे ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने क्या क्या बताया था, इसको आप आज एक बार थोड़ा सा मोटे तौर पे समझ लीजिए। तो देखिए, हमने क्या बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप फॉर्म होता है, यानी मानक रूप जो होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जहाँ पर हमने ये बताया था कि ए क्या है, एक्स का गुणांक है, बी क्या है, वाई का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है। ठीक है ना। ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि इस पर ज़्यादा समय न दिया जाए। और हमने बताया था सी क्या है, अचर पद है। ठीक है। तो ये आपने समझा कि ये एक्स का गुणांक, बी क्या है, वाई का गुणांक, और सी अचर पद है। यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या दिया गया है, ये मानक रूप का आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको दो समीकरण होने चाहिए। तो वो दो समीकरण किस फॉर्म में हो सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरा हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आपको मिलने चाहिए, यानी दो समीकरण चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस बताए थे कि कंडीशन क्या क्या है। जैसे अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो वो रेखाएं जो होंगी, जैसे एक रेखा ये है, दूसरी ये है, ये दो रेखाएं हैं, तो ये क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब क्या होगा कि एक रेखा जा रही है तो दूसरी उसके ऊपर ही जाएगी। ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि वो संगत होंगी। समपाती होंगी तो क्या होंगी, वो संगत होंगी, और अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब अनंत हल होंगे। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ें हमने ये बताई थी कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी। समांतर का मतलब पैरेलल। तो जब पैरेलल होंगी तो उस कंडीशन में वो संगत नहीं होंगी। ये पैरेलल दोनों रेखाएं होंगी और वो क्या होंगी, संगत नहीं होंगी, यानी असंगत होंगी। वो साथ साथ नहीं जाएंगी, वो असंगत हो जाएंगी। और जब असंगत होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन हमने ये बताया था, तीसरे कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो तीसरा हमने ये बताया था कि अगर a1/a2 इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। और जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करेंगी। इस कंडीशन में उसका केवल एक हल होगा, और केवल हल एक हल होने को हम कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है ना। तो अद्वितीय हल होगा। ये भी संगत के कंसेप्ट में आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी आप संगत में डाल सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि कौन सी रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी। इन सारी चीज़ों को हमने समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से हमें शुरू करना है नए टॉपिक्स को शुरू करना है। तो लेकिन वो टॉपिक्स वही रहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हम कुछ नए चीज़ों को भी सीखेंगे। तो इसलिए आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी चीज़ें हम अपलोड करें, जो भी वीडियो अपलोड करें, वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस न करें। ठीक है ना। और ठंडी से बचें और तैयारी बढ़िया से अपना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि कौन से युग में संगत हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पर एक सवाल है, ये नहीं कि एक समीकरण केवल ये है। ये एक सवाल है जिसमें 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 दिया गया है। इसमें से आपसे ये पूछा गया है कि ये संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो हमने कंडीशन क्या बताया संगत या असंगत के लिए, हमने कंडीशन तो यही बताया ना कि अगर वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यहाँ पर हमने क्या बताया संगत के लिए, यहाँ पर चीज़ों को संगत के लिए हमने क्या बताया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो संगत होंगे। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो असंगत होंगे। ठीक है ना। प्रतिच्छेदित के कंडीशन में भी संगत हो सकते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे
देखिए जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x का गुणांक a1, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कहेंगे, यानी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। यहाँ पर जो a1 होगा वो क्या होगा 3 होगा, फिर b1 जो होगा वो क्या होगा 2 होगा, और c1 जो होगा वो क्या होगा, देखिए आप पहले इसको इधर माइनस कर लीजिए, तो ये 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लीजिए। इक्वेशन देखिए जो है वो बराबर के बगल में 0 होना चाहिए, बराबर के बाद 0 होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y और इधर माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरह क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू क्या होगा -5। फिर इसमें a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और c2 इक्वल टू क्या होगा -7। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कंडीशन को लगाएंगे। कंडीशन क्या है कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। इस पर चेक करेंगे कि वो पहले ये चेक करेंगे कि समांतर हैं या संपाती हैं या प्रतिच्छेदित करेंगे, उसके बाद आप संगत असंगत को बताएंगे। तो सबसे पहले a1 का वैल्यू क्या है 3, a2 का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है 2 और b2 का वैल्यू क्या है -3, c1 का वैल्यू क्या है -5 और c2 का वैल्यू क्या है -7। ठीक है ना। तो अब इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ये बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, बराबर नहीं हो रहे तो नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, और जब बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होंगी असंगत होंगी, यानी असंगत सॉरी यहाँ पर ये संगत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। संगत जो होंगी लेकिन वो एक पॉइंट पे ही कट करेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये संगत हो रही हैं, जैसे हमने क्या बताया कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2, सॉरी a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, ये वाला कंडीशन। तो इसमें क्या होंगी कि ये प्रतिच्छेदित करेंगी, किसी पॉइंट पे क्या करेंगे प्रतिच्छेदित करेंगे, और जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो ये संगत एक पॉइंट पे केवल होंगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है ना, ये संगत होंगी। तो ये आपसे पूछा गया कि संगत है या असंगत है, तो ये संगत होंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। देखिए इसको भी चेक करना है कि ये संगत है या फिर असंगत है। तो इसको चेक कैसे करेंगे संगत है या असंगत है, तो पहले इसको क्या कीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बदल दीजिए। उसमें बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको इनका एलसीएम लेना होगा, इसके नीचे 1 लिख के। तो सबसे पहले देखिए यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 चांस में जाएगा, 3 2 जा 6y और इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4x प्लस 6y और 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। इसको इधर माइनस कर लीजिए, 4x प्लस 6y माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन आपको यहाँ दिया गया है, तो ये एक इक्वेशन है और दूसरा ये एक इक्वेशन है। अब इसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे a1 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी a1 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू क्या होगा 6 और यहाँ पर c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -24। ठीक है ना, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 3y, 12 को इधर लाइए -12 इक्वल टू 0। तो दूसरी समीकरण में जो है a2 का वैल्यू क्या होगा वो हो जाएगा 2, b2 का वैल्यू क्या होगा वो होगा 3 और c2 का वैल्यू क्या होगा -12। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कंडीशन क्या है, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। आप इसमें मान रखेंगे और उसके बाद चीज़ों को और आगे करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू क्या है 4, a2 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है 6, b2 का वैल्यू क्या है 3, c1 का वैल्यू क्या है -24, c2 का वैल्यू क्या है -12। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से ये कट जाएंगे 2 चांस में, 3 से ये कट जाएंगे 2 चांस में, 12 से ये कट जाएंगे 2 चांस में, यानी 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2।
यानी सभी बराबर हैं, और सभी बराबर हैं यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में ये क्या होंगी, संगत होंगी, ठीक है ना, संगत होंगी। यानी रेखाएं दोनों क्या होंगी, संपाती होंगी, और संपाती होंगी तो ये क्या होंगी, संगत होंगी। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस पे एक क्वेश्चन और लेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बस वहीं पे वीडियो को हम कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दें। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है कि 5x-3y 5x-3y इक्वल टू 11। तो यहाँ से आप इसको इधर कीजिए, 5x-3y -11 इक्वल टू 0 कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन दिया गया है, जो दिया गया है -10x, ठीक है ना, -10x + 6y इक्वल टू -22। देखिए हर प्रकार के क्वेश्चनों को हम कराने का प्रयास करते हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करा सकें। तो देखिए इसको पहले ये -10x + 6y, इसको इधर लाइए, +22 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, a1 का वैल्यू 5, फिर b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू -11। फिर इसमें इक्वेशन 2 में a2 का वैल्यू -10, b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू 22, ठीक है। अब कंडीशन को लगाएंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। अब a1/a2, a1 का वैल्यू क्या है, देखिए 5 है, a2 का वैल्यू क्या है, -10 है, b1 का वैल्यू क्या है, -3 है, b2 का वैल्यू क्या है, 6 है, c1 का वैल्यू क्या है, -11 है, और c2 का वैल्यू क्या है, 22 है। यहाँ से जब कैंसिल आप करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। इस सारे माइनस को ऊपर भेज देंगे तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे -1/2, यहाँ भी मिलेंगे -1/2, यहाँ भी मिलेंगे -1/2। यानी सब इक्वल हो रहे हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन और भी लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी बाग की लंबाई चौड़ाई बतानी है। तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रा कर रहे हैं, उसको समझिए। जो बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई नहीं दी गई है, वो पूछी जा रही है। तो मान लीजिए कि ये एक फिगर बनाइए इस तरह, इसमें एक आयताकार बाग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं। देखिए ये एक आयताकार हो गया बाग। हाँ, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को मानेंगे। इसमें कहा ये गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अब चौड़ाई को x मान लीजिए, ठीक है ना। तो लंबाई क्या होगी, x + 4, ठीक है ना, x + 4। तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई जो कहा जा रहा है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x + 4 मीटर। क्या हो जाएगी, x + 4 मीटर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप एक चर में ना लगा के 2 चर में लगाइए। तो इसको आप मान लीजिए चौड़ाई को x माने हैं, तो यहाँ पर लंबाई को y मान लीजिए, ठीक है ना। लंबाई को हम y मान ले रहे हैं, थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको सुधार ले रहे हैं हम, ठीक है। एक बार यहाँ पर हम इसको काट रहे हैं, लंबाई को हम मान ले रहे हैं, लंबाई इसको y मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। हम एक चर वाले रैखिक समीकरण में ही लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ही सॉल्व करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, चौड़ाई x है और लंबाई क्या है, y मीटर है, ठीक।
अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब देखिए जो चौड़ाई है वो x है और लंबाई क्या है y है, लेकिन लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो इसलिए चौड़ाई में 4 को जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप इधर लाएंगे तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें कहा यह गया है कि इसका परिमाप जो है यहाँ पर यह बताया गया है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, आप आयताकार है तो आयत का परिमाप जानते हैं कि 2 कोष्ठक में लंबाई क्या है y है और चौड़ाई क्या है x है। इन दोनों का योग लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है परिमाप होता है। लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया गया है 36, तो आधा जब करेंगे तो इधर भी 2 का भाग देंगे और इधर भी 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो 2 से ये 2 कट जाएंगे, यानी यहाँ से मिलेंगे x प्लस वाई और यहाँ से 2 से ये कट जाएंगे 36 18 बार में यानी इक्वल टू 18, ठीक है। अब 18 को आप इधर ला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अर्ध परिमाप पूछ रहा है तो इसलिए 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 कर देंगे और यहाँ पर परिमाप जो दिया गया है वहाँ पर अर्ध परिमाप दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से इधर भाग नहीं देंगे, ये थोड़ा सा 36 होगा, 2 से इधर भाग नहीं देंगे क्योंकि अर्ध परिमाप दिया है। यहाँ पर क्या है कि अर्ध परिमाप का ये फार्मूला नहीं है, ये पूरे परिमाप का, इसलिए हम इधर केवल 2 का भाग देंगे, इधर अर्ध परिमाप का मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो, माइनस 36 को इधर लाएंगे तो माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब यहाँ से करना क्या है कि यहाँ से x और y के वैल्यू बताने हैं। तो x और y के वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इन समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। जैसे ही हम समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो 1 क्या है देखिए x माइनस वाई है, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है, और 2 क्या है x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। जब आप इसको जोड़ेंगे तो x और x जुटेंगे 2x हो जाएंगे और y क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और ये माइनस 36 में से 4 माइनस होगा माइनस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x माइनस 32 उधर जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 60 चांस में, कितनी चांस में 60 चांस में। तो x का वैल्यू क्या आया 60 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो आपको 1 क्या दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस 4 यानी 60 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 60 और 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इक्वल टू 0, और जब 20 को उधर माइनस करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू आपको क्या मिलेंगे, ये 20 उधर चले जाएंगे तो माइनस 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लंबाई कितना माने थे, लंबाई y माने थे, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाए, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दें कि यहाँ पर हमने एक आयत बनाया जिसकी चौड़ाई x माना है, लंबाई y माना है। तो हम मान लेंगे चौड़ाई x है और लंबाई y मीटर है। कह रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई से 4 मीटर कम है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में 4 के जोड़ के y के बराबर कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। उस बात कहा है कि आयत का अर्ध परिमाप दिया गया है 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, पहले पूरे परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, वही अर्ध परिमाप 36 दिया गया है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन 1 और 2। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको लंबाई मिलेगी 20 मीटर और चौड़ाई मिलेगी 16 मीटर। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा इसमें मिस हुआ है तो उसका ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और जो भी डाउट है वो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।